हम्म, आमतौर पर जब देशभक्ति या राष्ट्रवाद की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही सीमाओं पर गश्त करते सैनिक। ठीक है। या बिल्कुल, या देश के लिए दिया गया कोई बहुत बड़ा बलिदान। मतलब हम हमेशा मानकर चलते हैं कि देश के लिए कुछ करना मतलब कोई बहुत ही असाधारण कदम उठाना। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर ये परिभाषा पूरी तरह से बदल रही हो? मतलब सोचिए, कोई इंसान सुबह काम पर जाने के लिए अपनी कार की चाबी उठाता है, हम्म। लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। वो कार घर पर ही छोड़ता है और मेट्रो से ऑफिस जाने का फैसला करता है। या फिर जैसे किसी परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं और वो तय करते हैं कि कि इस बार शादी में सोने के नए गहने नहीं खरीदे जाएंगे। है ना। बिल्कुल। या शायद कोई अपनी रसोई में खाना बनाते समय सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करने का फैसला करता है। तो सवाल यह है कि क्या रोजमर्रा की ये बेहद साधारण फैसले देशभक्ति की नई परिभाषा बन सकते हैं? ये सोचना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमने हमेशा बड़े और नाटकीय कदमों को ही महत्व दिया है। हम्म। लेकिन आज हम जिस ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, वहाँ हमारे रोजमर्रा के सबसे छोटे फैसले भी, मतलब हमारी लाइफस्टाइल की मामूली आदतें, सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई हैं। मतलब एक इंसान की रसोई, उसका गैराज और यहाँ तक कि उसकी छुट्टियों की योजनाएं भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही नया और थोड़ा डरावना परिदृश्य है। और यही आज की हमारी इस चर्चा, इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हम इस बात की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर सरकार अचानक से नागरिकों से अपनी जीवन शैली में इस तरह के बदलाव करने की अपील क्यों कर रही है। जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद वाले भाषण में साफ दिखा। एग्जैक्टली। तो आज हमारे स्रोत हैं वही प्रधानमंत्री का भाषण, कुछ ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्थिक विशेषज्ञों का विश्लेषण और इस मुद्दे पर आ रही अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव और युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसने दुनिया भर में एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। हाँ, उसने ऐसा क्या किया है कि उसका सीधा असर हमारे घरों के बजट और हमारी जीवन शैली पर पड़ने लगा है। देखिए, इस स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब देश का नेतृत्व सीधे जनता के सामने आकर ये कहने लगे कि नेशन फर्स्ट, यानी देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी रोजमर्रा की सुविधाओं में कटौती करें। तो इसका सीधा मतलब है कि बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ी हलचल चल रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक भाषण नहीं है। अगर हम इसे डिकोड करें ना, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का रेड अलर्ट है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बात समाधान या अपीलों की करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है। हम्म। इसे इस तरह देखते हैं। मान लीजिए कोई परिवार अपना घर चला रहा है। अचानक से बाहर बाजार में सब्जियों और राशन के दाम 3 गुना बढ़ जाते हैं। जो कि होता ही है अक्सर। हाँ, अब परिवार का जो मुखिया है वो नहीं चाहता कि बच्चों को या घर के बाकी लोगों को इस महंगाई का झटका लगे। इसलिए वो बाहर से महंगा सामान खरीद के लाता है और अपनी बचत तोड़कर उस नुकसान की भरपाई करता रहता है। वो परिवार को पता नहीं चलने देता कि स्थिति खराब है। बिल्कुल, ये एक तरह से एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने जैसी स्थिति है। अरे बाप रे। लेकिन वो ऐसा कब तक कर सकता है? एक वक्त तो ऐसा आएगा जब उसे परिवार के सभी सदस्यों को साथ बिठाकर कहना ही पड़ेगा कि हालात ठीक नहीं है और हमें खर्चे कम करने होंगे। एकदम सही। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड वाली बात मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, क्योंकि जो संकट हम देख रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के पंप पर महंगे होने का गणित नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, उसके तेजी से खाली होने का संकट है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पहले कोविड के कारण टूटी हुई सप्लाई चेन से पूरी तरह उभर नहीं पाई थी। हाँ, वो कंटेनर्स की कमी और लॉजिस्टिक्स का इशू तो चल ही रहा था। बिल्कुल। और तभी यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और अब पश्चिम एशिया में जो अमेरिका ईरान संकट गहराया है, उसने ग्लोबल ट्रेड की सबसे अहम नसों को चोख कर दिया है। सही बात है। पश्चिम एशिया तो दुनिया भर के तेल व्यापार का केंद्र है ना। जब वहां तनाव बढ़ता है तो जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगता है सप्लाई में देरी होती है और बाजार में पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है।
मतलब अगर हम हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति सच में डरावनी है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो कुछ समय पहले तक लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास सुकून से चल रहा था, वो अब छलांग लगाकर $120 के करीब पहुंच गया है। $120। और भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम अपनी कुल जरूरत का 88% से ज्यादा तेल विदेशों से आयात करते हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, ट्रकों का चलना, कारखानों का उत्पादन, सब कुछ इस आयातित तेल पर निर्भर है। और दर्द सिर्फ तेल की बढ़ती कीमत का नहीं है। अर्थशास्त्र में हम इसे डबल वैमी कहते हैं, यानी दोहरी मार। दोहरी मार कैसे? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं जिससे डॉलर मजबूत होता है। अच्छा। और उभरते हुए देशों की मुद्राएं कमजोर होती हैं। यही कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 91 रुपए से गिरकर 95 रुपए के करीब आ गया है। ओहो, मतलब हम न सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा महंगा तेल खरीद रहे हैं, बल्कि उस महंगे तेल की पेमेंट करने के लिए हमें प्रति डॉलर ज्यादा रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा आयात बिल दोनों तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। और ये महंगाई सिर्फ हाईवे पर चलने वाले ट्रकों तक सीमित नहीं है, ये सीधे खेतों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो आंकड़े सामने रखे वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर यानी खाद की एक बोरी की कीमत लगभग 3000 रुपए तक पहुंच चुकी है। 3000 रुपए? हाँ, लेकिन भारत में किसानों को वही बोरी 300 रुपए से भी कम में दी जा रही है। अब सवाल ये है कि ये जो बीच के 2700 रुपए का भारी अंतर है उसे कौन भर रहा है? वही तो, पैसा हवा से तो नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, ये सरकार की सब्सिडी से जा रहा है। सरकार देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और किसानों को इस वैश्विक झटके से बचाने के लिए ये सारा बोझ खुद उठा रही है। लेकिन उस बोझ की एक सीमा है ना? बिल्कुल है। और अगर हम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान पर गौर करें तो असल तस्वीर सामने आती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि भारत की तेल विपणन कंपनियां यानी OMCs मौजूदा समय में हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान सह रही हैं। 1000 करोड़ रुपए? और वो भी हर दिन? हर दिन। मतलब जब तक लोग अपनी सुबह की चाय या कॉफी खत्म करके ऑफिस पहुंचते हैं तब तक करोड़ों का नुकसान दर्ज हो चुका होता है। बिल्कुल। और अनुमान है कि सिर्फ एक तिमाही में ये घाटा 2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये जो घाटा है यही वो क्रेडिट कार्ड का बिल है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। समझ गया। मतलब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन पिछले करीब 2 सालों से दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे और डीजल 87 रुपए 67 पैसे पर रुकी हुई है। हाँ, सरकार ने एक बफर बनाकर आम लोगों को इस महंगाई की आंच से बचा कर रखा। लेकिन अब वो बफर खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए 7 सूत्रीय एजेंडे के जरिए नागरिकों से इस आर्थिक बोझ को साझा करने की अपील की जा रही है। और यहीं पर मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। प्रधानमंत्री की 7 प्रमुख अपीलों में से पहली है कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को फिर से अपनाना। अब कोविड के दौरान ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब इसे एक आर्थिक रणनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है। पर मैं सोच रहा था, क्या ये व्यवहारिक है? मतलब लोग बड़ी मुश्किल से उस जूम कॉल की थकान और घर की चारदीवारी से बाहर निकलें। क्या रातों रात पूरे देश को दोबारा वर्क फ्रॉम होम मोड में ले जाना मुमकिन है? ये सवाल तो उठेगा ही। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कुछ लोगों के कारपूल करने से या घर पर बैठने से एक बड़े वैश्विक तेल संकट को टाला जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है। सतह से देखने पर लगता है कि मेरे अकेले के मेट्रो लेने से ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, हर कोई यही सोचता है। लेकिन अर्थशास्त्र में सारा खेल मार्जिनल गेन्स यानी छोटे छोटे फायदों को जोड़ने का होता है। अच्छा। जब हम 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश की बात करते हैं तो कोई भी छोटा कदम अगर बड़े पैमाने पर लागू किया जाए तो उसका प्रभाव विशाल होता है। बिल्कुल। अगर भारत के प्रमुख महानगरों में लाखों लोग हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी कार निकालने के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें या कार पूलिंग करें तो हर दिन लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल बचता है। हरदीप सिंह पुरी के बयान का संदर्भ लें तो उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाने की बात कही है। जन आंदोलन? हाँ, क्योंकि इस समय बचाई गई तेल की हर एक बूंद का सीधा मतलब है हमारी विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की बचत। और शायद
यही तर्क इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक रेलवे के इस्तेमाल के पीछे भी है। एकदम सही। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, यहाँ बूंद बूंद से डॉलर बच रहा है। हाँ। लेकिन ईंधन और यातायात का ये कनेक्शन तो फिर भी समझ में आता है, पर प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कुछ बेहद अप्रत्याशित क्षेत्रों की ओर भी ध्यान खींचा है। जैसे हमारी शादियां, हमारी छुट्टियां और हमारी रसोई। हाँ, और यहीं पर ये पूरी रणनीति सिर्फ एक क्राइसिस मैनेजमेंट से आगे बढ़कर एक बड़े कल्चरल शिफ्ट की मांग करती है। कैसे? देखिए, मिडिल क्लास से स्पष्ट अपील की गई है कि वो कम से कम 1 साल के लिए विदेशों में छुट्टियां मनाने जाने से बचें और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को टाल दें। पिछले कुछ सालों में विदेश यात्राएं और भव्य शादियां तो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गई हैं। बिल्कुल, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की नज़र से देखें तो ये देश की तिजोरी से डॉलर बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था एक बड़ी पानी की टंकी है, जिसमें पानी की जगह डॉलर यानी विदेशी मुद्रा भरी है। अब देश को चलाने के लिए तेल खरीदना या सेना के लिए रक्षा उपकरण मंगाना, ये वो जरूरी पाइपलाइन है जहां से पानी का जाना हमारी मजबूरी है। हम उन्हें बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन विदेशों में महंगी छुट्टियां मनाना, डेस्टिनेशन वेडिंग करना या भारी मात्रा में सोना खरीदना, हाँ, ये अर्थव्यवस्था के उन लीक हो रहे नलों की तरह है, जहां से हमारी कीमती विदेशी मुद्रा लगातार बह रही है। हाँ, और जब टंकी में पानी पहले से ही कम हो रहा हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? उन लीकेजेस को रोकना। बहुत सही उदाहरण है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये लीकेज वाली बात सोने के मामले में एकदम सटीक बैठती है। सोना? हाँ, भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। हमारी संस्कृति में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, शादियों का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, बिना सोने के शादी कैसे? वही तो। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में घरों की तिजोरियों में रखा भारी मात्रा में सोना एक डेड एसेट यानी निष्क्रिय संपत्ति है। हम हर साल अरबों डॉलर सिर्फ सोना आयात करने में खर्च कर देते हैं। इसलिए ये अपील की गई है कि शादियों या त्योहारों के लिए कम से कम 1 साल तक सोने के नए गहने न खरीदने का संकल्प लें। ओह, मतलब अगर भारत में सोने की मांग सिर्फ 1 साल के लिए आधी भी हो जाए तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर से बहुत बड़ा दबाव कम हो जाएगा। लेकिन भारतीय परिवारों को शादी में सोना न खरीदने के लिए मनाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये तो है, पर ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात मुझे कुकिंग ऑयल वाली अपील लगी। हाँ, खाने के तेल वाली। हर परिवार से कहा गया है कि वो अपनी रसोई में खाने के तेल का इस्तेमाल 10% तक कम कर दें। इसे देश सेवा और देह सेवा कहा गया है। इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, वो बहुत शानदार है। आम लोगों को शायद अंदाजा न हो, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा खाने का तेल विदेशों से आयात करता है। 60%? हाँ, खासकर पाम ऑयल और सूरजमुखी का तेल। अब यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की सप्लाई पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। समझ रहा हूँ। अब सोचिए, अगर हर घर सिर्फ 10% तेल कम इस्तेमाल करे तो हमारा आयात बिल हजारों करोड़ रुपए कम हो सकता है। और देश सेवा इसलिए क्योंकि कम तेल खाना सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, एक तीर से 2 शिकार। विदेशी मुद्रा भी बचेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और शायद इसी तर्ज पर किसानों से भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग 50% तक कम करके प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ने की अपील की गई है। हाँ, इससे सब्सिडी का भारी बोझ भी कम होगा। तो अगर हम इन सारी अपीलों को एक साथ रखकर देखें, घर से काम करना, सोना न खरीदना, तेल कम करना, तो साफ नजर आता है कि सरकार आयात को हर संभव तरीके से कम करना चाहती है। लेकिन ये सब उपाय किसी शून्य में नहीं हो रहे। इनका सीधा संबंध देश के भीतर के औद्योगिक हालात और राजनीतिक माहौल से भी है। सही कहा। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कॉपर प्लांट्स यानी तांबे के कारखानों का उदाहरण दिया। कॉपर प्लांट्स का? हाँ। एक समय था जब भारत कॉपर का निर्यात करता था, लेकिन हड़तालों और कुछ श्रमिक संगठनों के विरोध के कारण बड़े कॉपर प्लांट्स बंद हो गए। अच्छा, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि आज भारत को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कॉपर आयात करना पड़ रहा है। मतलब फिर से विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। बिल्कुल। इसलिए श्रमिक संगठनों से ऐसी साजिशों से बचने की अपील की गई है। ये दिखाता है कि कैसे देश के भीतर की अशांति सीधे हमारे ग्लोबल इंपोर्ट बिल को बढ़ाती है। और शायद इसीलिए वोकल फॉर लोकल पर इतना जोर दिया जा रहा है।
इस बार तो बात कंघी, कैंची और टूथब्रश जैसी छोटी छोटी रोजमर्रा की विदेशी चीजों को हटाकर स्वदेशी अपनाने तक पहुंच गई है। एकदम सही। ये घरेलू अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत करने का तरीका है। लेकिन न देखिए, जब सरकार इस स्तर पर लोगों से उनकी जीवन शैली बदलने को कहती है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी हैं। वो तो लाजमी है। तो चलिए थोड़ा निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात करते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऊर्जा सुरक्षित भारत बनाने का एक दूरदर्शी रोड मैप बताया है। उनका तर्क है कि संकट के समय में देश का एकजुट होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने इस कदम को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनका कहना है कि सरकार के पास प्लानिंग की कमी थी और अब ऊर्जा सुरक्षा में अपनी विफलता का सारा बोझ वो आम नागरिकों की असुविधा पर डाल रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि ग्लोबल संकट से निपटना सरकार का काम है, जनता को परेशान करना इसका हल नहीं है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन ऊर्जा विशेषज्ञों का इस पर क्या मानना है? ऊर्जा विशेषज्ञों का नजरिया इन सब से थोड़ा अलग और काफी व्यावहारिक है। वो कैसे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भाषण और अपीलों का दौर दरअसल देश को एक आसन्न बढ़ोतरी यानी इमिनेंट प्राइस हाइक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका है। मानसिक रूप से तैयार करना मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? बहुत हद तक ये संभावना है। जैसा कि हमने बात की, ओएमसीज हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान सह रही हैं। वो नुकसान हमेशा तो नहीं सहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो जब सरकार कहती है कि संकट बड़ा है और सबको त्याग करना होगा, तो कहीं ना कहीं वो जनता को ये संदेश दे रही है कि जल्द ही ईंधन महंगा हो सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाप रे, इससे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश का आम नागरिक इन वैश्विक संकटों के लिए अपने जीवन की सुविधाओं से समझौता करने को तैयार होगा? ये सच में एक बड़ा सवाल है। मतलब जिस मिडिल क्लास ने सालों की मेहनत से अपनी कार खरीदी है, क्या वो पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण वापस मेट्रो के धक्के खाने को तैयार होगा? या कोई परिवार अपनी बरसों से सोची हुई डेस्टिनेशन वेडिंग कैंसिल कर देगा? यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है तो लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। ऐसे में उनसे अचानक संयम बरतने को कहना बहुत मुश्किल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार अगर हम निकालें तो पश्चिम एशिया के युद्ध ने भारत के सामने सच में एक गंभीर आर्थिक चुनौती पेश की है। बिल्कुल। सरकार जो अब तक नुकसान सह रही थी, उसने अब इस 7 सूत्रीय एजेंडे के जरिए जनता से संयम बरतने, ईंधन बचाने और सोना व विदेशी दौरों से परहेज करने की अपील की है। और पक्ष विपक्ष दोनों के अपने तर्क हैं कि यह सही तरीका है या नहीं। लेकिन श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, और इस पर हम सबको विचार करना चाहिए, कि जिस तरह से दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही है और युद्ध आम होते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में देशभक्ति की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी? बहुत मुमकिन है। अच्छा, भविष्य में सीमाओं पर लड़ने के बजाय सुपरमार्केट में लोकल सामान चुनना, अपनी कार घर पर छोड़कर मेट्रो लेना या अपनी रसोई में तेल का इस्तेमाल कम करना ही आधुनिक देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। एग्जैक्टली। क्या यही हमारी नई देशभक्ति होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।